ठीक है। तो हम लोग देखो होम टैब में एक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, है ना, नंबर और स्टाइल्स ग्रुप देखें, और मेरे ख्याल से सेल्स भी हम लोग देखे उसमें, बराबर ना? ठीक है ना। अब ये जो लास्ट ग्रुप है हमारा एडिटिंग ग्रुप, इसको फोकस करेंगे और थोड़ा इंसर्ट टैब को आज देखते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप क्या है? एडिटिंग ग्रुप में सबसे मेन है हमारे पास फार्मूलाज का। ये बेसिक फार्मूलाज यहाँ दिए, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, और इधर मोर फंक्शंस भी है। तो यहाँ कुछ और बेसिक फंक्शंस हमको मिल सकते हैं। फंक्शंस की कैटेगरी भी है यहाँ पे। तो हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आज प्रैक्टिस कर लेंगे। जो बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है अपने को पता रहना चाहिए, उनको हम सीख लेंगे आज। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक डमी डेटा सेट बना लेता हूँ कुछ, जिसके अंदर मैं ये डेटा रखूँ। अब बार बार टाइप करने से बेहतर क्या है, मैं चैट जीपीटी से या जेमिनाई से कोई डेटा बनवा लेता हूँ। ठीक है। तो आप चैट जीपीटी ले लो या जेमिनाई ले लो, कोई भी एक ओपन करोगे आप, तो आसानी से आप यहाँ डेटा सेट बनवा सकते हो। लेकिन ये एक्सेल की फाइल जल्दी नहीं बना के देगा, सीएसवी बना के दे देगा आपको। तो सीएसवी बना लेते हैं। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्रिएट अ डेटा सेट विथ सपोज 25 रिकॉर्ड्स इन CSV फॉर्मेट। मैं बताता हूँ क्या है, विथ कॉलम्स एस, तो मैंने दे दिया सीट नंबर, क्रिएट अ डेटा सेट विथ 25, क्रिएट ऐसा करेंगे, क्रिएट अ नीट रिजल्ट डेटा सेट विथ 25 रिकॉर्ड्स इन CSV फॉर्मेट विथ कॉलम्स एज सीट नंबर। नेक्स्ट कॉलम ले लिया मैंने जेंडर, नेक्स्ट कर दिया मैंने सिटी, और कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट कॉलम हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स, एंड लास्ट में कर दिए कॉलेज एलोकेटेड, कॉलेज एलोकेटेड या अलोकेशन स्टेटस ऐसा करते हैं, या एंड अलोकेशन स्टेटस एट्सेट्रा। ठीक है। ये इंटर देते हैं, देखिए क्या बना के देता है। लॉगिन नहीं है तो शायद ठीक से ना आए, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। ये देखो दे दिया इसने। ये CSV फॉर्मेट है, CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो ये जो डेटा है ना, डायरेक्ट हम एक्सेल में नहीं डाल पाएंगे, तो उसको कैसे करना आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये आपके पास 25 रिकॉर्ड्स, आप उससे ज़्यादा भी बनवा सकते हैं। आप देखो यहाँ पे दिया है मोर 100 रिकॉर्ड्स, 200, आप चाहो तो ले लो। तो ये जो कोड यहाँ पे जनरेट हुआ, मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया, और ये नोटपैड में जाके पेस्ट कर देंगे हम। नोटपैड ओपन करके उसमें पेस्ट करवा। ठीक है। ये आ गया पूरा डेटा नोटपैड में। इसको फाइल में जाके आप क्या कर दो, सेव एज करो। ठीक है। जहाँ पर भी जिस लोकेशन पे आपको रखना है वहाँ सेव कर लो। जैसे मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, और इसका मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह डाटा टाइप क्या कर दिया, ऑल फाइल्स, और मैं इसका नाम दे देता हूँ नीट डॉट CSV। फाइल के आगे एक्सटेंशन क्या लगा देंगे, CSV। ये नॉर्मल नोटपैड की फाइल नहीं है, ये क्या है, CSV फाइल है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मतलब क्या, हर वैल्यू के बाद में कॉमा है, इसलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहा गया। तो मैंने नीट डॉट CSV करके डेस्कटॉप पे ऑल फाइल्स करके सेव कर लिया। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है। अब क्लोज करके मैं क्या करता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ, और एक्सेल में इस फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल, जो अभी मैंने सेव किया था। तो एक्सेल में क्या देखो, रिसेंट में आपको क्या दिखेगा, ओपन अदर वर्कबुक्स, यहाँ से चले जाओ आप, ब्राउज करो, और आपके डेस्कटॉप पे आपको नीट, अब देखो यहाँ फाइल दिख नहीं रही है आपको। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि एक्सेल अभी सिर्फ एक्सेल की फाइल शो कर रहा है। आप यहाँ एरो पे ड्रॉप डाउन पे जाके क्या करो, टेक्स्ट फाइल्स का ऑप्शन लोगे ना, तो इसमें आपको CSV एक्सटेंशन दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको CSV फाइल दिख रही है, नीट डॉट CSV। ओपन कर लिया मैंने। अब ये CSV जैसे ही ओपन किया ना, देखो क्या एक अलर्ट आ रहा है मेरे सामने। अलर्ट में क्या बोल रहे हैं, पॉसिबल डाटा लॉस, सम फीचर्स माइट बी लॉस्ट इफ यू सेव दिस वर्कबुक इन कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट, टू प्रिजर्व दिस फीचर्स सेव इट इन एक्सेल फॉर्मेट। मतलब CSV में एक्सेल के सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेल के फॉर्मेट में सेव कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से सेव एज कर लो, या फाइल में से कर लो। तो मैं सेव एज करता हूँ, और देखो अब यहाँ पे CSV की जगह मैं क्या ले लूँगा, एक्सटेंशन एक्सेल वर्कबुक। इस लास्ट में CSV था ना, उसकी जगह क्या कर दिया मैंने,
एक्सेल फॉर्मेट कर लिया और इसको वही नाम से सेव कर लिया। अब देखो अलर्ट चला गया, मेरी फाइल का नाम आपको दिखेगा ऊपर, देखो neat.xlsx दिख रहा है आपको, समझ में आया। अब ये पूरे फीचर्स एक्सेल के यहाँ आ जाएंगे हमारे पास, हम जो जो चाहे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम छोटा था मैंने बड़ा कर लिया, और इस तरह से मैं अब इसके अंदर कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। मैं जैसे क्या चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करना था, उसके लिए मैंने ये मार्क्स वाला कॉलम रखा है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये फीचर्स का अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल, इधर वैल्यू लिख दिया मैंने मैक्सिमम, इधर लिख दिया मिनिमम, यहाँ टाइप कर दिया एवरेज, इधर लगा दिया काउंट, इधर लगा दिया काउंट ए, यहाँ कर दिया काउंट इफ। ये कुछ चीज़ें करते हैं हम लोग। ठीक है, और एक और लगा देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे ना बाकी मैं दूसरा उधर बताता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ कुछ कैलकुलेशंस मुझको परफॉर्म करने थे, मैंने लिख दिया है। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, इस पूरी मार्क्स का यहाँ पे टोटल फाइंड करना है, टोटल कितना हो रहा है, इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करें। बहुत सारे मेथड्स हैं, आसान तरीका क्या, आप यहाँ क्लिक करके इधर चले जाओ, ऑटो सम में आप अप्लाई कर दो सम। जिस सेल में कैलकुलेशन करना है वहाँ क्लिक किया मैं, और इधर से जाके कर दिया ऑटो सम पे जाके सम। सम करते ही क्या करता है, देखो इसने डिफॉल्ट में पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर आप किसी दूसरे सेल में ऑटो सम करते हैं, जैसे यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखो ये गया ऑटो सम, तो अब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आसपास कोई सेल मिले ही नहीं इसको। यहाँ एक्सेल ने क्या किया, इधर करते ही उसने समझ दिया कि यार नहीं, मुझको ना ये ऊपर के न्यूमेरिक वैल्यू का सम करना है। अब इसने रेंज जो दिया, क्या दिया, E2 से E27, मतलब यहाँ E2 सेल से लेकर E27 तक का एडिशन कर रहा हूँ। मैं इसको चेंज कर देता हूँ रेंज को, कैसे चेंज कर दूंगा, सिलेक्शन ऐसे ही रख के यहाँ माउस पॉइंटर लाओगे और ड्रैग करके लास्ट तक सिलेक्ट कर लो, मतलब आपको जितने का सम चाहिए वो ले लिया, एंटर कर दिया। ये एक तरीका हुआ सम करने का। दूसरा तरीका क्या है, लोग बोलते हैं ठीक है यार, आप इतना वहाँ जाके करने के बजाय क्या लिखो, इक्वल टू सम। अब यहाँ एक फीचर है, देखो एक्सेल में आपने एस लिखा ना, तो एस अल्फ़ाबेट से सारे फंक्शंस दिखाने लगता है। इसमें आपको लर्निंग का चांस भी बहुत सारा रहता है कि आप नए फंक्शंस के बारे में सीख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने अभी SUM लिखा ना, तो यहाँ देखो सम बता रहे, उसके नीचे सम इफ दिख रहा है। आप अगर यहाँ नीचे एरो पे जाएंगे तो दिखाएगा सम इफ, सम प्रोडक्ट दिख रहा है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको इसमें हिंट में मिल जाते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट लगाया, तो इसकी हेल्प में क्या दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं नंबर सेलेक्ट करो, जिन नंबर्स का एडिशन करना है। तो यहाँ आप ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दे। तो ये कब है, जब सेल्स एडजेसेंट है। कभी कभी क्या होती है, वैल्यूज इधर उधर होती है, जैसे कुछ वैल्यू यहाँ है, फिर कुछ डेटा इधर लिखा हुआ है, फिर एक आध सेल में डेटा इधर है, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, अब आपको इन सब का एडिशन करना है कहीं पे, इन तीनों का और इन सब का कहीं एडिशन करना है आपको। तो आप कहाँ करना चाहते हो, सपोज आप यहाँ करना चाहते हो किसी भी जगह, मैं इसलिए इधर कर लिया ताकि बताने में आसानी रहे। तो मैंने इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट लिया। अब जो रेंज है ना, उसको तो डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूर आ गए ना सेल, तो कॉमा लगाइए, सेल की रेंज अब दूर हो गई तो कॉमा लगा के अगली रेंज सेलेक्ट कर लो, फिर कॉमा लगाओ, चाहे इसको सेलेक्ट कर लो, फिर कॉमा लगाओ, यहाँ मल्टीपल सेल्स थे इनको सेलेक्ट कर लो। समझ आ रहा है। तो ये मल्टीपल रेंजेस का सम हो गया। देखो यहाँ पे एक रेंज है, फिर दूसरी रेंज है, फिर तीसरे सेल है, फिर चौथी रेंज है ना। तो डिफरेंट रेंज का भी आप सम कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप सम के। देखो इसने इधर लेफ्ट वाला रिकॉग्नाइज कर लिया, आपको इधर सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, इधर सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है। आप इनका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कैलकुलेशन किया जा सकता है ना, पहले ये पहले वो, कुछ भी हो सकता है। समझ रहा फहद। तो मैं इसको अभी रिमूव कर लिया, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ सम फंक्शन यूज़ किया। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, यहाँ लिखा है मैक्स, हाईएस्ट फाइंड करके दे देगा आपको। इसने देखो डिफ़ॉल्ट में ये सेलेक्ट किया, आप चाहो तो इसको डिलीट करके यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करो और कोलन लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, कोलन। अब देखो कोलन लगाते इसने क्या किया, लास्ट सेल वही ले लिया, E2 टू E2, देख रहा कि नहीं। आप चाहो तो मॉडिफाई करो, क्या E2 से
E26, तो लास्ट वाले सेल को आप कर दो E26। देखो रेंज सेलेक्ट कर ली। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला? इक्वल टू सम लिखा आपने और ब्रैकेट लगा के आप पहले सेल को सिलेक्ट कर लो, ये भी चलेगा। या यहाँ से आप सम करें ना तो पहले सेल को सिलेक्ट करो, ये भी चलेगा। दोनों तरीके से। लेकिन अब आगे की रेंज लास्ट वाला सेल क्या चाहो तो ऐसे ड्रैग करो कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन बहुत दूर रहे रेंज, कहीं आखिरी में कहीं 500 नंबर पे सेल है तो कौन इतना सेलेक्ट करते बैठेगा। तो वहां आप क्या करो, इक्वल टू सम लिखो। स्टार्टिंग रेंज क्या आपका E2 जैसे मुझको कहाँ जाना E26, तो टाइप करके भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो फिलहाल मुझको मैक्स करना था, मैक्स ऑफ E2 : E26 कर दिया। ऐसे ही मिनिमम करना है तो मिन ऑफ E2 : E26। ऐसे ही और कर दिया एवरेज, एवरेज के लिए पूरा आपको लिखना है एवरेज, और क्या कर दिए E2 : E26। अगर आप यहाँ कॉमा लगा देंगे तो इन्हीं दो सेल्स का दिखाएगा सिर्फ। देखो किन दो से इसने इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको, इन दोनों का एवरेज नहीं चाहिए मेरे को, रेंज का चाहिए। इसलिए क्या लगाऊंगा मैं यहाँ, कोलन लगाना है। कोलन का मतलब होता है रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काउंट इक्वल टू काउंट, ठीक है। अब देखो काउंट के अंदर और काउंट के अंदर दोनों में फर्क है। काउंट और काउंट ए, एक सेल क्या है, काउंट है, और दूसरा कौन सा है, काउंट ए। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क है। ये न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है काउंट ए। मतलब जैसे मैंने लिखा काउंट, ध्यान से देखिए, काउंट किया मैंने यहाँ से इधर तक सेलेक्ट कर। अब जितने सेल नंबर वाले सेल है ना वो गिनेगा, तो टोटल कितने हैं, 25 सेल्स है जिसमें नंबर लिखा है। अगर मैंने जाके इधर कुछ लिख दिया, फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट लिख दिया ऐसे, तो देखो इसको काउंट नहीं करा उसने, हालांकि रेंज में था ना, शामिल है। देखो रेंज में क्या है, E26 शामिल है। देखो यहाँ फॉर्मूला बार में आपको रेंज दिख रही है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेगा। कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन इसको काउंट नहीं करेगा। आप यहाँ जाके डिलीट कर दिए तो इसको भी काउंट नहीं करेगा। वो सिर्फ किसको काउंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा, काउंट फंक्शन। लेकिन काउंट ए जो है ना वो सबको काउंट करेगा, नॉन ब्लैंक सेल जितने भी है सबको काउंट करेगा। देखो क्या लिखा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉन एम्प्टी। नॉट एम्प्टी जितने हैं सबको काउंट कर लेगा, काउंट है। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया, फिलहाल तो ये सारे नॉट एम्प्टी है, बराबर है ना, सारे नॉट एम्प्टी है। लेकिन अभी मैं जाके इसमें अल्फाबेट भी लिखा, देखो नीचे वाले का काउंट आपको दिख रहा होगा 25 है। तो काउंट ने क्या किया, काउंट ने टाइप काउंट किया ओनली न्यूमेरिक, और काउंट ने क्या किया, एनी वैल्यू, कुछ भी लिखा होगा सेल तो उसको काउंट कर लेगा। हाँ ब्लैंक रहेगा तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। समझ में आया कुछ? तो काउंट और काउंट ए ये अक्सर काम आते हैं, बहुत यूजफुल फंक्शन है दोनों। नेक्स्ट है काउंट इफ। काउंट इफ मतलब काउंट विद अ क्राइटेरिया। अब देखो ये सारे फंक्शन यहाँ मौजूद नहीं है, सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको नहीं समझ रहा काउंट इफ कैसे यूज करना, कोई फंक्शन आपको नहीं समझा, तो आप यहाँ जाइए, इधर जाके क्या लो, मोर फंक्शन, और इसमें टाइप कर दो काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ क्लिक करके जब आप गो क्लिक करोगे ना तो इस फंक्शन का नीचे डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, और नीचे देखो हेल्प ऑन दिस फंक्शन, ये भी दिखेगा आपको। तो अगर आप किसी फंक्शन के ताल्लुक से हेल्प लेना चाहो, यहाँ क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन जाएगा, पूरी हेल्प दिखाएगा आपको काउंट इफ फंक्शन का, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से। देखो अभी काउंट इफ इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। काउंट इफ क्या बता रहे, पहले रेंज बता रहा है, फिर क्राइटेरिया बता रहा है। आप रीड करेंगे तो समझेगा कि क्या बोल रहा है। देखो तो यूज काउंट इफ वन ऑफ द स्टैटिकल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट अ क्राइटेरिया। उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच करते हैं, यही काम है काउंट इफ का। तो अगर आपको नहीं समझा तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। अब इसके फायदा क्या है, देखो इसका यूज करने का, जब मैंने काउंट इफ यहाँ से यूज करके ओके क्लिक किया ना तो मेरे सामने देखो ऐसा डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें फॉर्मूला लिखना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे इसने पहले क्या बोला, रेंज, क्या बोला, रेंज। रेंज का मतलब क्या है, देखो रेंज इज द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम विच यू वांट टू काउंट नॉन ब्लैंक सेल्स। उसने क्या बोला कि रेंज का मतलब वो रेंज है जिनमें से आपको सेल्स, जिनमें से आपको गिनना है, काउंट करना है। तो मुझको तो इनमें से ही काउंट करना है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ जाके, ठीक है, ये गिन लिया। अब क्या गिनना है, सपोज मैं इसमें से गिनना चाहता हूँ, क्राइटेरिया अभी ए नहीं है, मतलब सबको गिन लेगा अभी। मैं बोलता हूँ नहीं, पर्टिकुलर सेल, मैं चाहता हूँ ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 500 उनको गिनना है मुझे। तो मैंने क्राइटेरिया में जाके लिखा ग्रेटर देन, और क्या लिख दिया, 500।
अब आप ओके करेंगे ना, तो ये काउंट किसको कराएं, ओनली ग्रेटर देन 500 वाली वैल्यूज को काउंट की। समझ आ रहा है? आप इधर जाके वापस लिखिए काउंट इफ, मैंने लिख दिया कंडीशन लेस देन सपोज 3 या लेस देन 450, ऐसा कर दिया। 450 से कम जो है वो गिनो। ठीक है, तो क्या किया, यहाँ से भी आप कर सकते काउंट इफ। काउंट इफ किया तो पहले रेंज आ गया आपका, इधर से गए आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया जब यहाँ लिखोगे ना तो डबल कोट में लिखोगे। डबल कोट में आप लिखिए लेस देन 450, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो 450 से कम दो लोगों की मार्क्स हैं, दो वैल्यूज है 450 से कम, देखो 430 है और कहीं होगा एक आध वैल्यू। समझ में आया आपको? तो काउंट इफ का काम क्या है, वैल्यू को किसी कंडीशन के साथ काउंट करना। अब काउंट इफ जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक वाले पे अप्लाई हो। जरा देखो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को अलोकेशन मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। अलोकेटेड कितने हैं वो देखना है मेरे को। तो क्या लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी काउंट इफ लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता है, इक्वल टू मोर फंक्शन में चला गया, काउंट इफ लिया, ओके किया, रेंज वही आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक रेंज ले लिया, और क्राइटेरिया में जाके क्या लिख देता हूँ, अलॉटेड। ठीक है, ये डबल कोड आपको लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पे वहाँ लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, अलॉटेड की स्पेलिंग में एक टी मेरे से और ऐड कर। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो कितने बता रहे, 21 अलॉटेड दिखा रहे। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि कितने ओबीसी है ये गिनना आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो, काउंट इफ। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया आपने, और यहाँ जाके कॉमा लगा के जब भी आप कंडीशन यहाँ लिखोगे, क्राइटेरिया लिखोगे, तो इसमें डबल कोट में लिखोगे आप। कब लिखोगे ऐसा, जब आप बाहर टाइप करो। लेकिन वही अगर आप फंक्शन डायलॉग बॉक्स का यूज करके करें तो आपको डबल कोट नहीं लगाना। तो इसने काउंट इफ करके बताया ओबीसी में 8। समझ में आ रहा फार? तो ये जो फंक्शन है काउंट इफ, ये बड़ा यूजफुल है। अब उससे रिलेटेड कुछ और फंक्शन है, मैंने जानबूझ के ऐसा ही लिया था ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकूं। तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे कुछ टोटल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं क्या करता हूँ, जेंडर वाइज, और दूसरा करते हैं हम लोग सिटी वाइज, और तीसरा कर लेता हूँ मैं सिटी के बाद थोड़ा आगे गया कैटेगरी वाइज। बस इतना करते हैं हम लोग। चलो, मैं ये चाहता हूँ कि पहले जेंडर वाइज कितने स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज मार्क्स क्या है वो देख लें। मैंने पहले क्या लिखा, जेंडर वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, एवरेज मार्क्स। मतलब यहाँ जेंडर क्या है, मेल है और फीमेल है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट कितने हैं, उनकी एवरेज मार्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कितने हैं, उनकी एवरेज मार्क्स कितने हैं। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स का एवरेज फाइंड करना। एक फंक्शन तो हमने देख लिया था, ये एवरेज है। अभी मैं अगर एवरेज करना चाहूँ तो ये तो सबका एवरेज कर सकता हूँ मैं। ये पूरी मार्क्स ले लिया, ये उसका एवरेज आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ मेल स्टूडेंट का एवरेज हो। मतलब किसका, मेल, जहाँ जहाँ मेल आया। एक तरीका तो ऐसा होगा कि आप सिर्फ सेलेक्ट करो एक एक करके सेल्स को, जहाँ जहाँ मेल है। मतलब क्या, ये मेल, उसके सामने की मार्क्स, फिर कंट्रोल प्रेस करके या कॉमा लगा के अगला मेल। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन है एवरेज इफ नाम का। समझ रहा फार? फंक्शन क्या है, एवरेज इफ नाम का। तो मैं यहाँ चला गया मोर फंक्शंस में, और आप यहाँ सर्च कर सकते हो, इधर जाके लिखिए आप एवरेज इफ, और गो क्लिक करेंगे ना तो आपको एवरेज इफ है, एवरेज इफ से, और एवरेज है। एवरेज इफ भी है, एवरेज इफ्स भी है। इफ्स आ गया मतलब आपको समझ गया, एस लगा हुआ मल्टीपल कंडीशन वाला है, और इफ है मतलब सिंगल कंडीशन वाला है। तो फिलहाल मेरे पास एक ही कंडीशन है। मैं क्या चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो मेल है, मतलब कंडीशन एक ही है। ठीक है ना, मल्टीपल भी देख लेंगे आगे हम लोग। तो एवरेज इफ लेकर मैंने क्या किया, ओके किया। तो यहाँ तीन चीजें पूछ रहे मुझसे। पहली चीज क्या पूछा, रेंज। रेंज मतलब किस रेंज में आपका क्राइटेरिया मौजूद है। आपका क्राइटेरिया किस रेंज में मौजूद है, जेंडर वाले कॉलम में मौजूद है। तो यहाँ से आप रेंज सिलेक्ट कर लीजिए जेंडर। ठीक है, ये पूरी रेंज आ गई आपकी। नेक्स्ट क्राइटेरिया, मतलब आपका ये क्राइटेरिया क्या है, किसको सेलेक्ट करना है आपको, मेल कैंडिडेट्स को। तो या तो आप टाइप कर दो मेल, ये भी चलेगा, या आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से मेल।
इसीलिए हमने लिखा अपनी आसानी के लिए यहाँ मेल। फिर नीचे चला गया मैं एवरेज रेंज, मतलब इन मेल कैंडिडेट्स का एवरेज क्या आएगा। तो एवरेज रेंज के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका एवरेज करना है आपको। किसका एवरेज करना है आपको, मार्क्स का एवरेज करना है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मार्क्स, समझे कि नहीं आप। तो ओके करेंगे तो ये क्या बता रहे हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को अलग किया और उनका एवरेज फाइंड किया इसने। अभी मैं ऐसे ही अगर फीमेल का फाइंड करना चाहूँ, क्या करूँगा, यहाँ जाके मोर फंक्शन में चला गया, एवरेज इफ, अभी एक बार सर्च किया ना, यहाँ आ गया था मेरे पास, तो एवरेज इफ लेकर मैं ओके कर देता हूँ। फिर वैसे ही बोला रेंज, मतलब ये जेंडर मेल फीमेल के कॉलम में जाना है पहले, तो ये रेंज आ गया। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया आप चेंज हो गया, क्या हो गया, मेल की जगह फीमेल हो गया। फिर नीचे वाले सेल पे क्लिक किया, एवरेज रेंज क्या ले लिया, मार्क्स। तो इस तरह से आप एवरेज यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। तो इस डेटा में मीनिंग क्या है कि ठीक है, मैं इसको जाके देखो नंबर फॉर्मेट किया तो रीडेबल हो गया कि मेल कैंडिडेट्स की एवरेज मार्क्स ज़्यादा है, फीमेल कैंडिडेट्स की एवरेज मार्क्स कम हो। समझ आ रहा है आपको। अगर मैं सिटी वाइज एवरेज फाइंड करना चाहूँ, सिटी वाइज मैंने गलती कर दी यार, थोड़ा मैं इधर स्विच कर, यहाँ क्या होना चाहिए था, एवरेज मार्क्स होना था, इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, अभी सिटी वाइज एवरेज फाइंड करना है और इधर क्या करना है, काउंट करना है सपोज, चलो, और इधर कर लेना है कैटेगरी वाइज एवरेज और इधर काउंट कर लेना। तो मैं अभी सिटी वाइज कौन कौन से सिटीज़ है मेरे पास, अब एक एक सिटी कॉपी करने की बजाय देखो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से ये सारे सिटी का डेटा सेलेक्ट कर लिया और क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके आप किसी और जगह भी ले जा सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। मैं चलो यही करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरे को ये नहीं करना था अभी। चलो मैंने पेस्ट किया, सारे सिटीज़ का डेटा आ गया, जितने सिटी थे सेम इधर आ गया। समझ आ रहा है। लेकिन हो सकता है ना कुछ सिटी इसमें डुप्लीकेट भी हुआ होगा, हो सकता है ना, कभी हो भी सकता है 2-4 सिटी डुप्लीकेट हुआ। तो हम इसको सेलेक्ट करके कहाँ जा सकते हैं, डाटा टैब में, यहाँ एक ऑप्शन आता है डाटा टूल्स में, रिमूव डुप्लीकेट्स, दिख रहा है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करना, कभी भी एक्सपांड नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ इतने में ही चेंजेस करना है। तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करके क्या करो, रिमूव डुप्लीकेट्स, और ओके कर दो, तो कोई डुप्लीकेट नहीं मिला इसको। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कुछ डुप्लीकेट्स डाल देता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम मैं ऐसा ऐड कर लेता हूँ, मुंबई, देखो ये मुंबई को थोड़ा 2-4 जगह ऑटो फिल कर लिया, समझ रहे हैं आपको। मैंने नागपुर को 2-4 जगह ले लिया, पुणे ले लिया मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो जाए बहुत सारे सेल ताकि मेरे को रेंज फाइंड करने में आसानी हो। क्लियर है आपको। और यहाँ मैं त्रिसर, और इधर जाके पुणे, और यहाँ पे जाके मैंने सपोज नागपुर एक और कर लिया। चलो ठीक है, अब मैं इस रेंज को यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी किया, इधर जाके पेस्ट कर लेता हूँ। क्या किया, मैं डाटा टैब में जाकर क्या करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब रिमूव डुप्लीकेट्स, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन और रिमूव करेंगे, ओके करेंगे। देखिए क्या हुआ, 7 यूनिक वैल्यूज आपके पास आ गई, डुप्लीकेट कुछ भी नहीं बचा अभी। मतलब इनमें मुंबई 5 बार आया होगा तो एक ही बार आ गया, पुणे 3 बार आया होगा तो एक ही मतलब आ गया। समझ रहे हैं आपको। जैसे अगर आप यहाँ लेकर आना चाहो, फॉर एग्जांपल कैटेगरी वाइज, मैंने यहाँ लिखा कैटेगरी। अब बहुत सारी कैटेगरीज है ना, सेलेक्ट कर लिया मैंने सारी कैटेगरी। क्या करेंगे, इसको जाके होम टैब में कॉपी किया, इधर जाके क्या करते हैं, पेस्ट। आपको ऑप्शन बताया मैं कहाँ जाना है, डाटा टैब में ये ऑप्शन है देखो, रिमूव डुप्लीकेट्स, क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके। तो कितने, 4 यूनिक वैल्यूज आ गए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। समझ में आए। अब आप एवरेज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे अभी किया था मैंने, होम टैब में जाके यहाँ जाके क्या लिया था, मोर फंक्शन में एवरेज इफ, ओके। एवरेज इफ में पहले रेंज करना है। अब यहाँ रेंज क्या हो जाएगी, सिटी की रेंज होगी। तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, सिटी के कॉलम से वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, ये इतना। ठीक है, क्राइटेरिया कौन से सिटी को ढूंढ रहे हैं आप ढूंढ रहे हैं कौन सा सिटी, मुंबई सिटी, तो मुंबई सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एवरेज रेंज क्या लेना है आपको, मुंबई की एवरेज रेंज। एवरेज किसका करना है आपको, मार्क्स का करना है, तो आप मार्क्स सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ जाके, ये हो गया मार्क्स। और इधर जाके जब आप ओके करेंगे तो बताएगा आपको कि एवरेज मार्क्स क्या है। एवरेज मार्क्स क्या है,
मुंबई सिटी का 551। अच्छा एक चीज़ क्या है, जब एक जैसे कैलकुलेशन करना होता है ना, तो हम इनको ऑटो फिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गए। क्या प्रॉब्लम होगा ज़रा ध्यान से देखिए, केयरफुल रहिए। मैंने यहाँ जब इसमें सेल में फॉर्म पॉइंटर रखा है, यहाँ देखो क्या बता रहा है, पहले फॉर्मूला C2 to C26, कौन सी रेंज है, ये वाली रेंज, सिटी सेलेक्ट किया। फिर सेकंड क्या लिया उसने, क्राइटेरिया लिया। क्राइटेरिया क्या, आपका मुंबई है। फिर तीसरा क्या सिलेक्ट किया, E2 से E26, मतलब किसका एवरेज करना है। अब यहाँ से मैं जब ऑटो फिल करता हूँ, नोट करना क्या हुआ कि अब वो किसका करेगा, वो पुणे का करेगा ना। यहाँ देखो ग्रीन सिंबल आ रहा है, फॉर्मूले में एरर शो कर रहा है। क्या एरर है जरा ध्यान से देखो, डबल क्लिक करता हूँ मैं, नोट करो क्या हो गया। क्या हो गया, ये रेंज नीचे शिफ्ट हो गई, समझ आ रहा है ना। वापिस आया देखो, फिर एक मरतबा और ये वापस गया, दो बार शिफ्ट हो गई रेंज, और वो नीचे एक्सटेंड होते जा रही है। तो अब यहाँ हमारे पास इशू क्या हो गया कि यार मुझको ना ये तो स्विच करना है, मुंबई के बाद पुणे लाना है, नागपुर लेना है, ये करना है, लेकिन इधर वाली रेंज को फिक्स रखना है, फर्स्ट वाली रेंज को और लास्ट वाली रेंज को, इसको नहीं स्विच करना है। तो इसके लिए एक्सेल में एक फीचर यूज होता है, उसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस और दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स्ड सेल्स, और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, चेंजेबल और मूवेबल। समझ आया आपको। अब यहाँ देखो मूवेबल कौन सा है, मेरा बीच वाला है मूवेबल। मैं चाहता हूँ कि मुंबई के बाद ये बीच वाला K9 की जगह क्या हो जाए, K10 हो जाए, फिर K11 हो जाए, लेकिन ये हमेशा C2 से C26 ही चाहिए मेरे को। तो मैं कैसा कर रहा हूँ, देखो ये रेंज को सिलेक्ट किया जाए, यहाँ फॉर्मूला बार से भी सिलेक्ट कर लो आप, C2 से C20, जिसको आपको फिक्स रखना है ना, उसको सिलेक्ट करके क्या प्रेस करोगे, F4। कीबोर्ड पे फंक्शन की है आपकी F4। F4 प्रेस करने से क्या हो गया, रेंज लॉक हो गई आपकी। ये क्या बन गया, एब्सोल्यूट रेंज बन गया। फिर ऐसे E2 से A26 सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, F4, ये रेंज भी लॉक हो गई। अब आप एंटर प्रेस कर लीजिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों रेंज लॉक है, लेकिन K9 क्या रिलेटिव है, और ये दोनों क्या एब्सोल्यूट है। अगर आप ऑटो फिल करेंगे आप, अब यहाँ कोई इशू नहीं, देखो वो रेंज हर जगह फिक्स्ड है आपकी, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया आपका चेंज हो रहा है। तो जब एक जैसे कैलकुलेशन करना हो और आपको रेंज फिक्स रखना है, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। समझ रहा है। नेक्स्ट ये भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे एवरेज, किसका, कैटेगरी वाला। एक करके देख लेते हैं, बाकी आप फॉर्मूला मैं टाइप करके करता हूँ, एवरेज इफ। इसमें भी हिंट देता है आपको क्या करना है, पहले रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर एवरेज रेंज, मतलब कैलकुलेशन वाली वैल्यू लास्ट में। तो रेंज में आ गया आपका कैटेगरी, या आपने कैटेगरी ले लिया, कॉमा, अगला क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आपने जनरल, कॉमा, एवरेज रेंज आपको करना है मार्क्स का एवरेज, तो मार्क्स सेलेक्ट करें। अब जिसको लॉक करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए और F4 यहीं प्रेस कर लो। इन दोनों को मुझको क्या करना है, लॉक करना है, तो मैंने F4 यहाँ प्रेस कर दिया। ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर दोगे और ऑटो फिल करोगे, तो क्या हो जाएगा, इन सब का ये एवरेज बता देगा। समझ रहे हैं आप। सिमिलरली आप काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो मैं लिखा यहाँ काउंट इफ। काउंट इफ में दो चीजें पूछे हैं, रेंज और क्राइटेरिया। मुझको क्या गिनना है, कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो पहले रेंज में क्या आएगा, मेल, तो मैंने यहाँ से जाके जेंडर वाला पूरा सिलेक्ट कर लिया कॉलम, और कॉमा लगा के यहाँ से क्या लेना है, क्या गिनना है मुझको, कितने मेल स्टूडेंट है ये गिनना है। तो मैं मेल क्राइटेरिया सेलेक्ट कर, तो ये बताएगा कि ठीक है 13 स्टूडेंट्स मेल। ऐसे ही मैं अगर यहाँ जाके लिखा काउंट इफ, अब क्या गिनना है, रेंज में फीमेल गिनना है, तो फिर ये रेंज सेलेक्ट कर लिया मैं, यहाँ जाके कॉमा मैंने सेलेक्ट कर लिया फीमेल, और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। तो ये फीमेल, समझ में आए। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला थे जो हमको मैक्स इफ, एवरेज इफ, इस तरह से मैक्स इफ भी किया जा सकता है, हाईएस्ट। जैसे मुझको पता करना है कि मुंबई सिटी की हाईएस्ट मार्क्स कितनी है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मैक्स इफ्स नाम का फंक्शन। इसमें इफ नहीं है, इफ्स ही है। जैसे अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो मैक्स देखो IFS है, तो मल्टीपल भी इसके लिए यूज कर सकते, सिंगल के लिए भी यही यूज कर सकते। तो फिलहाल मेरे को सिंगल क्राइटेरिया, तो भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैक्स इफ्स, ब्रैकेट लगाया। देखो पहले मैक्स रेंज बोल दिया इसमें, एवरेज इफ में ऐसा नहीं था। एवरेज इफ में पहले क्या था, वो आपको क्राइटेरिया वाली रेंज सेलेक्ट करने बोलता।
इसमें क्या किया, वैल्यू को ही पहले सेलेक्ट कर लेना, मतलब पहले ही मैं मार्क्स को सेलेक्ट कर लूंगा। समझ में आए? कॉमा किया, अब क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया की रेंज। अब क्राइटेरिया वाली रेंज किसको करना है, उसको सिटी को, तो मैं सिटी के कॉलम में चला गया। फिर कॉमा, उस सिटी के कॉलम में क्या क्राइटेरिया आएगा आपका, क्राइटेरिया क्या आएगा आपका, मुंबई आएगा। अब फिर किसको किसको रेंज को लॉक करना है आपको, इस रेंज को लॉक करना है और बाजू वाली रेंज को लॉक करना है, और ये एज इट इज रखना है। आप इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर, तो हाईएस्ट बताएगा सिटी वाइज के कौन से सिटी का हाईएस्ट मार्क्स कितना है। नतीजा समझ रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक एक्सेल के फॉर्मूलाज है जो हमने यहाँ से सीखे। कौन सा टैब हमारा, एडिटिंग ग्रुप का। अब यही फॉर्मूला हम एक और जगह से देख सकते हैं, कौन से टैब से, फॉर्मूला टैब से। इसमें फॉर्मूला को ग्रुप किया अलग अलग कैटेगरी में, जैसे ऑटो सम की कैटेगरी है। अभी देखो रिसेंटली यूज में हम जो फंक्शंस को हम इस्तेमाल किए यहाँ पे, हम लोग एवरेज इफ यूज़ किए, काउंट इफ यूज़ किए, सम मैक्स, किसी और ने लोअर वगैरह यूज़ किया होगा, ठीक है, राइट यूज़ किया होगा, लेफ्ट यूज़ किया होगा, तो वो फंक्शंस भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो जो रिसेंट के फंक्शंस हैं वो भी दिखते हैं। दूसरे क्या, फाइनेंशियल फंक्शंस है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, ये सारे फंक्शंस हमारे काम के है भी नहीं, जितना हमारे यूज़ के हम सीखेंगे। इतने सारे फंक्शन सीखना हमारे लिए यूजलेस ही है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है ना। तो जो हमारे लिए एसेंशियल है, जो सबको आना चाहिए, वो हम लोग इसमें से सीख सकते हैं। जैसे वही वाले फंक्शंस में अगर इसमें एक चीज़ मैंने क्या किया, कॉलम बनाया था डेट ऑफ बर्थ का। मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट का एज फाइंड करूँ, मैं कितना एज है, डेट ऑफ बर्थ से क्या फाइंड करूँ, एज कितना है वो मालूम करूँ यहाँ। तो यहाँ डेट के बाजू में एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके क्या कर लिया, इंसर्ट। समझ आ रहा है? अब यहाँ मुझको एज निकालना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ एज, ठीक है। डेट में से एज निकालना, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ गया डेट एंड टाइम में, ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस है। अब हर एक को आप अगर देखते जाओगे ना तो सबके हिंट वगैरह दिखाता है डिटेल। मुझको असल में पता है कि इसके लिए मैं ईयर फ्रैक का यूज़ कर सकता हूँ। ईयर फ्रैक के बारे में क्या बता रहा है, जरा देखिए फंक्शन के बारे में। माउस पॉइंटर ले गया तो क्या बता रहे, रिटर्न्स द ईयर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ होल डेज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। मतलब दो डेट के बीच में कितने कंप्लीट डेज हैं, उससे क्या मालूम कर लेता हूँ आप कितने साल के हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 1 जनवरी से आज तक कितने दिन है, उससे क्या मालूम कर लेगा हूँ आपकी एज कितनी है। देखो ये फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। मैंने ईयर फ्रैक यूज़ किया, तो यहाँ तीन चीज़ें बता रहे हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और क्या बता रहे हैं नेक्स्ट, बेसिस। तो मैंने ले लिया यहाँ स्टार्ट डेट। ये स्टार्ट डेट में जाके आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लो। एंड डेट मतलब उसकी डेट गिनना शुरू करना है कहाँ से, 2006 से आज की तारीख तक। अब आज की तारीख टाइप नहीं करेंगे हम, उसकी जगह एक फंक्शन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टुडे नाम का फंक्शन लिख दिया। टुडे फंक्शन क्या करता है, आज की डेट वहां डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट बेसिस लगाएंगे हम लोग। बेसिस का मतलब क्या हो गया कि ये अलग अलग क्राइटेरिया, कहीं 365 डेज का ईयर है, कहीं 360 डेज का ईयर है, तो हम 365 वाला काउंट करने के लिए क्या लगाएंगे, बेसिस में 0 टाइप करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो ये देखो अभी ये आया है, लेकिन ये किस फॉर्मेट में दिखा रहा है आपको, डेट फॉर्मेट में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ होम टैब में देखोगे आप इस पर डेट फॉर्मेट लगा है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ जनरल फॉर्मेट। देखो 19.808 दिखा रहे हैं, मतलब उस बंदे की उम्र बता रहे 19 साल और पॉइंट इतना, ठीक है ना। आप चाहो इसको तो यहाँ से कन्वर्ट कर दो नंबर फॉर्मेट में, ताकि आ जाए 19.81, और इसको आप ऑटो फिल कर देंगे तो ये एज कैलकुलेट हो जाएगी। समझ आ रहे हैं? अगर मैं चाहता हूँ इसमें से मंथ निकालना, यही वाले कॉलम में से मंथ निकालना, तो मैं यही राइट क्लिक करके क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट। मैंने लिख दिया कौन से मंथ या कौन से ईयर में बॉर्न हुआ, ईयर ऑफ बॉर्न डालना, किस साल में पैदा हुआ, ठीक है। अब ईयर निकालने के लिए भी वही चले जाओ, फॉर्मूला स्टेप में डेट एंड टाइम में है फंक्शन बहुत सारे, तो इसमें जाओगे ना तो यहाँ ईयर नाम का फंक्शन है। देखो दिखा रहा है, रिटर्न्स द ईयर ऑफ अ डेट एंड इंटीजर इन द रेंज 1900 टू 999। मतलब आपने जो डेट सेलेक्ट किया उसका साल बताएगा। तो मैंने लिखा है और ईयर जाके इसको डेट को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। तो इसमें डेट 2006 आई, लेकिन ये फॉर्मेट क्या है, डेट फॉर्मेट है। मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, जनरल फॉर्मेट। इसको ऑटो फिल कर दिया तो ये बताएगा सबके ईयर ऑफ बर्थ। देखो इसका 2005 क्यों दिखा रहा है, 19/1/2005 है। समझ में आएगी? सिमिलरली मंथ भी निकाल सकते हैं आप, चाह के करना चाहो तो राइट क्लिक इंसर्ट, मैंने लिख दिया मंथ, ठीक है।
और इधर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मंथ टाइप कर लूँ। समझ आ रहा है? तो मंथ आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद करो, ये आ गया थर्ड मंथ। समझ में आ रहा है? 11th मंथ, 5th मंथ। अब दूसरे भी फॉर्मूला है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से मंथ को कैरेक्टर में भी निकाल सकते हैं। MON फॉर मंडे, दिन भी निकाल सकते हैं, या जनवरी के लिए JAN, ये सब भी निकाल सकते हैं। आगे अपन इनोमेरिकल फंक्शंस में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें वो भी कवर हो जाएगा। ये समझ रहा है आपको ये? तो ये जस्ट एक बेसिक डेटा सेट था जिसमें हमने कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल किया, यहाँ का इस्तेमाल कर। ठीक है, एक आप इसको ट्राई कर लो, फिर कुछ चीज़ें रहेंगी तो मैं आगे की भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट है क्या?